My dear friends, welcome to my channel The Prep Journal IS. Continuing my series The Breakfast with the Hindu, soon I will be on time. First news from today newspaper is ED issue notice to the Kerala CM in KIIFC मसाला बॉन्ड प्रॉप। इस न्यूज़ का पूरा कहानी ये है कि केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड ने फंड रेज किया था मसाला बॉन्ड के अंडर और उसका यूज़ लैंड परचेज के लिए किया, जबकि आरबीआई का गाइडलाइन है कि मसाला बॉन्ड के थ्रू रेज किया गया फंड रियल एस्टेट परचेज ऑफ लैंड एंड कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट पे नहीं किया जा सकते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एग्जाम इज द मसाला बॉन्ड which has been asked in 2016 prelims exam. This question has been asked in 2016. Then what is masala bond becomes our important concern. तो मसाला बॉन्ड है क्या? मसाला बॉन्ड is a rupees denominated bond issued in foreign market. Investor purchase the bond in foreign currency but the bond value interest rate are in Indian rupees. इसका मतलब ये है कि मसाला बॉन्ड फॉरेन मार्केट में इशू किया था किसी कंपनी, इंडियन कंपनी के थ्रू से यूएसए में किया गया मसाला बॉन्ड। सपोज फॉर दिस स्मॉल एग्जांपल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज मसाला बॉन्ड। रुपीज डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, तो सपोज फॉर यूएसए में किया गया और कोई यूएसए का इन्वेस्टर $80 इन्वेस्ट किया या बॉन्ड खरीदा किसी इंडियन कंपनी का, उसका और करंट का जो डॉलर रुपीज़ एक्सचेंज रेट का जो वैल्यू है वो 81 है, तो प्राइस हो गया 1600 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट का। अब जो नेक्स्ट इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो कैलकुलेशन होगा वो रुपीज़ डिनोमिनेटेड होगा। अब नेक्स्ट रुपीज़ के साइड से डिनोमिनेट किया गया इंटरेस्ट, सपोज 5% या 4% था जो भी हो, और वो 4 से 5 साल बाद में सपोज वो बन के हो गया 7000 रुपीज़। अब ये रुपीज़ वो इन्वेस्टर को अपना मिल जाएगा, जो पेमेंट होगा कैलकुलेट होगा रुपीज़ में। अगर ये रुपीज़ डिनोमिनेटेड नहीं होता, सपोज डॉलर्स में ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता और फिर वो $90 बनता, तो वो $90 कंपनी को देना होता। बट अगर 80 जो वैल्यू है 81 रुपीज़ का वो डिप्रेशिएट करके 100 हो जाता, 101 डिप्रेशिएट करके $100 रुपीज़ इज टू $1, तब वो ये जो 90 देना होता वो 9,000 देना होगा। इसका मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर कोई भी बॉन्ड मसाला बॉन्ड रुपीज़ डिनोमिनेटेड है, अगर उसका कैलकुलेशन इंटरेस्ट का प्रिंसिपल का रुपीज़ में हो रहा है, तो ये फर्दर या फ्यूचर में करेंसी डिप्रिसिएशन से सेव करता है कि करेंसी अगर डिप्रिसिएट की होगा तो बहुत एक्स्ट्रा हम नहीं पे करना पड़ेगा कंपनी को। सेफ फ्रॉम करेंसी डिप्रिसिएशन, सेफ फ्रॉम करेंसी डिप्रिसिएशन। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या रहता है कि रुपीज़ जो है स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी देता है रुपीज़ को। ये दो इंपॉर्टेंट इसका फीचर है। और एक कंपनी के लिए फ़ायदा है कि कंपनी को एक डॉलर मिल जाता है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है कंट्री में, तो उसे कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मसाला बॉन्ड का है। एक और इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है मसाला बॉन्ड से रिलेटेड कि 2014-15 में आरबीआई इस लॉन्च किया था एक्सटर्नल कमर्शियल बॉन्डिंग फ्रेमवर्क के तहत। ओके, एनीथिंग मोर? नो। हाँ, वन मोर थिंग इज केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट का स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसको बोल सकते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल्स होता है। इसका पर्पस किसी स्पेशल डायरेक्शन में डेवलपमेंट करने के लिए क्रिएट किया गया होता है स्टेट के थ्रू। इसका मेन पर्पस है स्टैट्यूटरी बॉडी का मोबिलाइज फंड करता है मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स, ब्रिजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड ग्लोबल मार्केट से फंड रेज करता है। तो ये ओवरऑल इसका नेक्स्ट में क्या कंट्रोवर्सी इवॉल्व होती है टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, उसको वी विल डील लेटर एंड वी विल बिल कंसेप्ट अराउंड दिस टॉपिक। बट फ्रॉम टुडे वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगेन नेक्स्ट टॉपिक इज सुप्रीम कोर्ट गिव्स सीबीआई फ्री हैंड टू स्टॉप डिजिटल अरेस्ट स्कैम। इसका होल इशूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पैन इंडिया
प्रूफ करने के लिए डिजिटल अरेस्ट स्कीम के तहत पैन इंडिया प्रूफ करने के लिए जांच इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑर्डर दिया गया सीबीआई को। लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी ये है कि सीबीआई को किसी भी स्टेट में इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्टेट का कंसेंट चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने बिना कंसेंट के वो आप उसको आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिशियल एक्शन के तहत ये सुप्रीम कोर्ट ने द कोर्ट डायरेक्टली ऑर्डरिंग द सीबीआई ओवर राइडिंग स्टेट कंसेंट टू कंडक्ट अ पैन इंडिया प्रोब टू हंट डाउन स्कैमर्स इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप है, क्योंकि सेक्शन सी जो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सीबीआई काम करता है, सेक्शन सी के तहत उसको कंसेंट लेना होता है स्टेट से। ये इंपॉर्टेंट है फिल्म्स के लिए कि आपको याद रखना है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस फोर्स इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत इसका पावर मिलता है सीबीआई को। और जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम का जुरिडिक्शन है, इसके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत उसको काम करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, ये इसका जुरिडिक्शन है। नाउ व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट? डिजिटल अरेस्ट का मतलब ये हुआ कि कोई भी स्कैमर अपने आप को इम्पर्सनेट करता है, अपने आप को शो करता है कि आई एम पुलिस ऑफिसर या सीबीआई का है या फिर टैक्स इंस्पेक्टर है, और अपने आप को इम्पर्सनेट करता है और विक्टिम को थ्रेटन करता है फेक अरेस्ट वारंट के तहत कि आपको अरेस्ट किया गया है डिजिटली कैमरा पे, आप वीडियो के सामने कैमरा पे रहेंगे, स्टे डिजिटली कन्फाइंड ऑन ए वीडियो कॉल पे आप कन्फाइंड रहेंगे, एंड कोर्स देम टू ट्रांसफर मनी और रिवील बैंक डिटेल। या तो आप इस डिजिटल अरेस्ट से छुटकारा पाने के लिए आप 10,000 20,000 50,000 जो भी है आप पेमेंट कर दीजिए, या फिर बैंक डिटेल को मांगने के लिए वो प्रयास करते हैं। दिस इज कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट। सीनियर सिटीजन इससे ज़्यादा मेजर विक्टिम है। एक्चुअली दिस आर्टिकल इज अंडर द इंटरनल सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम, सीबीआई स्टेट कंसेंट एंड फेडरलिज्म के तहत भी इसको देखा जा सकता है। GS3 में एक टॉपिक है डिजिटल स्कैम या साइबर क्राइम, तो उसमें एक आता है डिजिटल अरेस्ट, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, पार्ट टाइम जॉब्स का जो एक विक्टिम्स का जो चला था स्कैम कि आप स्टार्टिंग में पार्ट टाइम जॉब करने के लिए कुछ फ्री का काम करने के लिए पैसा देता है, जैसे कि पेन का पैकेट आप बस वो घर पे पैक करना है, आपको घर बैठे पैसा मिलेगा। तो और लेटर ऑन फिर एक प्रीमियम जॉब करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये कुछ समय से पैसा मिलता है, उसके बाद लेटर ऑन मूव करना होता है कि आपको और ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो उसमें पैसा तो ले लेता है फिर काम नहीं मिलता है, तो उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ इज सेंट्रल मूव्स बिल फॉर पान मसाला सेस एंड हायर ड्यूटी ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि GST कंपेंसेशन सेस है उसके साथ इन होने जा रही है, वो खत्म होने जा रही है। GST कंपेंसेशन सेस जो खत्म हो रही है वो 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था कि GST जो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उससे जो स्टेट को लॉस होगा, उसको लॉस को कंपेंसेट करने के लिए GST कंपेंसेशन सेस लिया गया था। उसको टोबैको पे, कोल पे, एरेटेड ड्रिंक्स, लग्जरी कार पे सेस लिया गया था, उसी से कंपेंसेट किया गया था। लेकिन अब वो उसका ड्यूरेशन इंड हो रही है, 2022 तक इंड होने वाला था, 2017 से 22 तक इंड होने वाला था, 5 साल के लिए ये सेस देना था। लेकिन कोविड के दौरान वो सेस कम पड़ गया था, उसके लिए गवर्नमेंट ने लोन लिया था, वो लोन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। थोड़ा समय में वो जस्ट लोन पूरा होने वाली है, वो जैसे ही लोन पूरा होगी वो GST कंपेंसेशन सेस इंड हो जाएगा। उसके बाद फिर उसी रेवेन्यू को अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर कर रहा है, किसके तहत? दो बिल ला रहा है, द स्टेट सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 एंड सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल। इसके तहत एक्साइज ड्यूटी टोबैको पे इंक्रीज हो जाएगा, टोबैको पे एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज हो जाएगा, और जो GST कंपेंसेशन सेस था वो सेस यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसका यूज़ करेगा गवर्नमेंट हेल्थ के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए, दो सेस का यूज़ होगा। एक्चुअली सेस है क्या? सेस है एक टैक्स ऑन द टैक्स स्पेशल पर्पस के लिए। सेस गवर्नमेंट टैक्स लेती है, टैक्स पे भी टैक्स एडिशनल लेवी बोलते हैं उसको, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मेन फीचर्स क्या है सेस का? इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, डू कमेंट मी विच इज आर्टिकल अंडर विच सेस इज इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका फीचर्स की फीचर्स है स्पेशल पर्पस व्हीकल है,
मतलब ये किसी भी स्पेशल पर्पज़ के लिए इसका यूज हो सकता है। जैसे हेल्थ सेस लिया गया है, तो हेल्थ सेस का यूज हेल्थ पर्पज़ के लिए ही किया जाएगा। एजुकेशन सेस का यूज एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही किया जाएगा। इसी तरीक़ा से ये जो बिल आया है, द हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, इसका यूज़ नेशनल सिक्योरिटी एंड हेल्थ के लिए इसका से जो मनी का फंड कलेक्ट होगा उसको यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इससे क्या रिलेटेड है, सेस। हाँ, सेस टेम्पोररी इन नेचर होता है। जैसे जीएसटी कंपेंसेशन सेस टेम्पोररी था 2017 से 2022 तक का इसका ड्यूरेशन था, उसी तरीक़ा से सेस टेम्पररी नेचर होता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। और स्टेट, इसका एक और फीचर है कि स्टेट के लिए शेयर नहीं किया जाता है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ट्रांसफर नहीं होता है, जिसके स्टेट शेयरिंग में नहीं हो जाता है। वो डायरेक्टली टोटल का टोटल एलोकेशन गोज टू द सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा शेष, और इसलिए कंट्रोवर्सी होता है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अ ह्यूज कंसर्न अराउंड द सेस, दैट इज the money is not distributed among the central and state. Next दो एडिटोरियल है। द फर्स्ट एडिटोरियल इज रिलेटेड टू द न्यू एक्शन प्लान ऑन AMR नीड्स अ शॉट इन द आर्म। इसका मेन आर्टिकल का मेन कंक्लूजन क्या है, वी विल द होल एडिटोरियल इज अबाउट द न्यू नेशनल प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस 2025-29। ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट है, और मेंस से भी कि न्यू एक्शन प्लान रिलीज़ किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस 2025-29। एंटी माइक्रोबियल क्या होता है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है कि द एबिलिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और पैरासाइट्स टू रेसिस्ट द इफेक्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल। इनिशियली एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स बनाया गया था, या कोई भी ड्रग्स बनाया जाता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करने के लिए, एंटीवायरल, बायोटिक। लेकिन विद इन अ टाइम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया, फंगाई और वायरसेस अपने आप को रेसिस्टेंट डेवलप कर लेती है उस ड्रग्स से, और एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस उसको बोलते हैं। सपोज से एग्जाम्पल में ड्रग रेसिस्टेंट टीबी है। अब टीबी के लिए जो ड्रग्स बनाया गया था वो उस पर इफेक्टिव हुई नहीं हो रहा है उस टीबी बैक्टीरिया पे, टीबी काउजिंग बैक्टीरिया पे अब इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो बैक्टीरिया था अपने आप को रेसिस्टेंस डेवलप कर लिया उस ड्रग्स के अगेंस्ट, तो उसी को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट। ये क्यों होता है? क्योंकि ओवर यूज़ और मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक इन ह्यूमन लाइव स्टॉक और पोल्ट्री, और जो पोल्ट्री फार्म में ओवर यूज होता है एंटीबायोटिक का, तो ओवर यूज करने से वो जो रेसिस्टेंट डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो जल्दी हो जाता है, फास्ट हो जाता है, ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है बैक्टीरिया को, वायरस को उस पार्टिकुलर एंटीबायोटिक से, और ज़्यादा म्यूटेशन का प्रोसेस ईजिली ज़्यादा हो जाता है, इससे रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, जल्दी डेवलप हो जाता है, स्पीडअप हो जाती है। पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल वन ऑफ द रीजन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज ऑल्सो द फार्माक्यूटिकल वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट वन ऑफ द रीजन। इस आर्टिकल का मेन कंक्लूजन क्या है कि अर्लियर ऑन फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस वाज लॉन्च्ड इन 2017 में लॉन्च किया गया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसमें क्या है कि वो लिमिटेड रहा, सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ? क्योंकि वीक इम्प्लीमेंटेशन इसलिए हुआ क्योंकि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं था स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये आर्टिकल डिमांड कर रहा है कि एक कोऑर्डिनेटेड रियल ग्राउंड एफर्ट चाहिए सेंट्रल और स्टेट्स दोनों से, रियल ऑन ग्राउंड कोऑर्डिनेटेड एक्शन चाहिए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से इसका रियल सक्सेस होने के लिए। तो इस पूरे आर्टिकल का ये सार है कि कोऑर्डिनेटेड दोनों का जो ग्राउंड एफर्ट है कोऑर्डिनेटेड हो, इंटीग्रेटेड हो इसके सक्सेस होने के लिए। एक और इसमें कहने का मतलब है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस हैज़ बिकम वन हेल्थ चैलेंज दैट इज इट इज़ अफेक्टिंग एवरीथिंग, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, एग्रीकल्चर, फिशरी। क्योंकि वायरस या बैक्टीरियल जो भी डेवलप हुआ है डिजीज़, तो एग्रीकल्चर कैसे हुआ है? डिजीज़ काउजिंग फंगाई या बैक्टीरिया होता है जो प्लांट को प्लांट या क्रॉप्स को डिजीज इन्फेक्ट करता है। फिर फिशरीज में भी, इन्वायरमेंट में भी एनिमल को भी इन्फेक्ट करता है। तो इट इज़ वन हेल्थ चैलेंज, इट इज़ ओवरऑल इन्वायरमेंटल कंसर्न।
It needs coordinated on ground effort. Second editorial is related to हर्ट रेजिलियंट अर्बन प्लानिंग. ये इसका क्या मेन सार है इस एडिटोरियल का कि रिसेंटली देखा गया है कि अर्बन में कार्डियोवैस्कुलर डेथ का संख्या बढ़ रही है. मतलब मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है. हार्ट डिजीज़ का और हार्ट डिजीज़ का और डायबिटीज़ का संख्या ज़्यादा बढ़ रहा है. उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था अक्टूबर 2025 में अर्बन सोल्यूशन टू क्राइसिस. ये प्रीलिम्स के लिए परस्पेक्टिव याद रखना है. अर्बन सोल्यूशन टू क्राइसिस, अर्बन S2C क्या है. रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ऑब्जर्व किया वर्ल्ड हैबिटेट डे. थीम क्या था? अर्बन सोल्यूशन क्राइसिस. ठीक है. इसका इस टोटल एडिटोरियल का मेन कंक्लूजन ये है कि एक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन चाहिए अर्बन का. जो प्लानिंग है, पॉल्यूटेड एयर से श्रिंकिंग ग्रीन स्पेस, अर्बन में स्ट्रेस ज़्यादा हो गया है, ना पानी क्लीन है, ना हवा क्लीन है, कंजेस्टेड ट्रैफिक, एवरीथिंग, द एवरी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, हेल्थ चैलेंजेस, स्लम चैलेंजेस, एवरी चैलेंजेस का एक सोल्यूशन है इंटीग्रेटेड. ये आर्टिकल का एडिटोरियल का मेन कंक्लूजन है कि फॉर डिकेड्स डेवलपमेंट हैज़ ऑपरेटेड इन सीलोज. मतलब हम कई सदियों से 10-20 साल से हम क्या कर रहे हैं कि डेवलपमेंट को सीलोज में कर रहे हैं. कि इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट इन्वायरमेंट फील्ड में देखा जा रहा है कि इन्वायरमेंट में पेड़ लगाना है. ट्रांसपोर्ट डाइवर्स फ्रॉम द हाउसिंग का अलग मिनिस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट का अलग मिनिस्ट्री अपना काम ट्रांसपोर्ट में कर रहा है, हाउसिंग अलग अपना काम कर रहा है. ग्रीन इनिशिएटिव साइडलाइंस. मतलब डेवलपमेंट शुड बी इंटीग्रेटेड. उसको बोलते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच. कि सारा मिनिस्ट्री एक सूट में मिला के एक साथ काम करे. फिर एआई का यूज करने के लिए मेन है. फिर 3 स्कीम का यूज़ है कि इस तीनों स्कीम एक साथ का हो. नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, स्मार्ट सिटीज़ मिशन, अटल मिशन फॉर रिजनरेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत. ग्रीन शेडेड फुटपाथ हो, साइकिलिंग लेन्स हो, पेडेस्ट्रियन हो, अर्बन फॉरेस्ट्री हो, मिक्स्ड लैंड यूज़ हो. क्या मतलब सोल्यूशन क्या हो सकती है एक ग्रीन अर्बन सोल्यूशन देने के लिए, अर्बन सोल्यूशन देने के लिए. NGOs, एकेडमिया एंड सिविल सोसाइटी के साथ कोलैबोरेट करके चलें, पीपल को अवेयर करें. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज का. वाई डज इंडिया नीड्स बायो रिमेडिएशन. यू कैन स्टॉप एंड रीड द आर्टिकल. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. वाई डज इंडिया नीड बायो रिमेडिएशन. इसका मेन है कि देयर इज ए पॉल्यूशन, वाटर, एयर, सॉइल एंड कॉस्ट इफेक्टिव इको फ्रेंडली सोल्यूशन है बायो रिमेडिएशन. पोल्यूशन का सोल्यूशन बायो रिमेडिएशन. बायो रिमेडिएशन है क्या? यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेकअप और डिटॉक्सिफाई और रिमूव और द पोल्यूटेंट्स. इसका मेन पर्पस क्या है इस आर्टिकल का कि बायो रिमेडिएशन क्या है. बायो रिमेडिएशन है रिस्टोरिंग लाइफ थ्रू बायोलॉजी. इसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जैसे बैक्टीरिया, फंगी का ही यूज किया जाता है पोल्यूशन को रिमूव करने के लिए. सच एज ऑयल, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स, हैवी मेटल्स. इस तरह के पोल्यूशन को रिमूव करने के लिए जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं बायो रिमेडिएशन. द प्रोसेस we can define the bio remediation that the use of microorganisms such as bacteria, fungi, algae, plants to remove pollution or to clean environment is called bioremediation in simple words. बायोरिमेडिएशन 2 टाइप का होता है, इन सीटू बायोरिमेडिएशन और एक्स सीटू बायोरिमेडिएशन. एक्स सीटू इन सीटू में क्या होता है कि वही साइट पे जहाँ कचरा है वहीं पे एक्शन, बायोलॉजिकल एक्शन वहाँ पे इनिशिएट करके उसको साफ किया जा सके. जैसे वाइल स्पिल होता है ओशियन में, वहाँ पर उस बैक्टीरिया को स्प्रे करके वाइल स्पिल को क्लीन किया जाता है. एक्स सीटू ऑब्जर्वेशन होता है कि किसी भी खास जगह पे कंट्रोल फैसिलिटी के तहत उस वेस्ट को डिस्पोजल करने का जो फैसिलिटी होता है वो 2 एक्स सीटू और इन सीटू.
मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या कर रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड डेवलप किया जा रहा है बैक्टीरिया को या फंगाई को, कि उसको जेनेटिकली इस तरह से मॉडिफाई कर दिया जाए कि किसी भी खास पर्टिकुलर काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी या फिर वेस्ट को डिस्पोज कर सके। इसका ये मतलब हुआ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बायो रिमेडिएशन ऑफर अ चीप स्केलेबल एंड सस्टेनेबल अल्टरनेटिव। ये एक चीप अल्टरनेटिव है, स्केलेबल है और सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल है, नेचुरल प्रोसेस को ही यूज किया जा सकता है। नेचुरल मैकेनिज्म प्रोसेस जो होता है उसी को बायो रिमेडिएशन यूज करता है, और इंडिया इसको इनिशिएट कर रही है। CSIR नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये याद रखना है। फिर डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इसका जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं कि जापान इंटीग्रेट कर रही है माइक्रोबायल एंड प्लांट बेस्ड क्लीनअप सिस्टम इनटू अर्बन वेस्ट स्ट्रेटेजी। इंडिया भी रिसेंटली, हाँ, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस अगर लिखना हो क्या इसका यूज़ क्या होगा, तो रिस्टोर नदी को, जो नदी में हैवी वाटर है, जो फीकल का, जो रिसेंटली हमने वी हैव रीड द करेंट अफेयर्स, देन द गंगा रिवर का जो फीकल बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो गया है, हैवी मेटल्स ज़्यादा हो गया है। इस तरीके का पोल्यूशन को रिमूव करके हम रिवर्स को रिस्टोर कर सकते हैं और रिक्लेम लैंड कर सकते हैं। वेस्ट लैंड में कितना, एक रिपोर्ट आई थी कि 20% ऑफ द अर्बन लैंड्स आर अंडर वेस्ट डिस्पोजल के लिए यूज किया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्बन लैंड्स। तो उस लैंड्स को वेस्ट को रिमूव करके हम रिक्लेम कर सकते हैं। क्लीन इंडस्ट्रियल साइट्स को, इंडस्ट्रियल साइट्स के आसपास जो पोल्यूटेड इन्वायरमेंट होता है उनको क्लीन कर सकते हैं। इन्वायरमेंट जॉब क्रिएशन होगा इससे। तो एक अलग इकोनॉमी बनेगी बायो रिमेडिएशन का, जो कि इन्वायरमेंट के लिए भी, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्लस में एक इकोनॉमिकली जॉब क्रिएशन भी करेगा, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी देगा कि उस फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी में एक रिसर्च किया जाए कि कैसे पर्टिकुलर वेस्ट को कैसे डिस्पोज किया जाए, रिमूव किया जाए, क्या कैसे, मतलब नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है कि हाउ टू यूज़। ये आर्टिकल का सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी तक इंडिया में कोई स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड नहीं डेवलप किया है कैसे बायो रिमेडिएशन को कैसे यूज किया जाए। तो आर्टिकल बोल रहा है कि एक नेशनल स्टैंडर्ड डेवलप किया जाए, फिर रीजनल बायो रिमेडिएशन हब क्रिएट किया जाए। इससे क्या होगा कि उस रीजन का स्पेसिफिक लोकल इश्यूज क्या है, उससे रिलेटेड वो लोकल इश्यूज के रिलेटेड टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करेगा। वहाँ का क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है, उसे उस तरीके का सोल्यूशन दिया जाएगा। पब्लिक एंगेजमेंट, पब्लिक इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पब्लिक को साथ में लेके चलें। और एक कंसर्न भी है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ओपन इन्वायरमेंट नीड्स टू बी स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड, क्योंकि आप कैसे वो कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड किस तरीक़ा से बिहेव करेगा एक ओपन इन्वायरमेंट में, वो एक कंसर्न है। इसलिए उसको स्ट्रिक्ट मॉनिटर के थ्रू अंडर होनी चाहिए। पब्लिक इंगेजमेंट नेसेसरी टू अलाउ द एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। पब्लिक का इंगेजमेंट अगर नहीं लेंगे, ये पब्लिक इंगेजमेंट की बात कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन का सक्सेसफुल होने के लिए, तो पब्लिक मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूक्लियर एनर्जी या फिर अदर प्रोजेक्ट्स अनसक्सेसफुल क्यों होते हैं, क्योंकि पब्लिक को मिस इन्फॉर्मेशन फैला दिया जाता है कि ये हार्मफुल है, तो पब्लिक प्रोटेस्ट करके उस प्रोजेक्ट को बंद करवाई थी। इसलिए कोई भी इम्प्लीमेंटेशन को सक्सेसफुल करने के लिए पब्लिक का एंगेज किया जाए, उनको अवेयरनेस उन्हें फैलाया जाए कि ये दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट एक्सप्लेन सेक्शन इज कैन इंडिया बिकम सेल्फ रिलायंट इन रेयर अर्थ एलिमेंट। तो ये क्वेश्चन है कि कैन इंडिया बिकम सेल्फ रिलायंट, क्या हम सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट के प्रोडक्शन में। रिसेंटली ये न्यूज़ क्यों आया कि यूनियन कैबिनेट ने 280 करोड़ का स्कीम मैन्युफैक्चर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, REPM, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए स्कीम लाया गया था। 7,280 करोड़ का स्कीम। ये रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ रेयर अर्थ ऑक्साइड्स टू इनटू मेटल। रेयर अर्थ ऑक्साइड्स मेटल में कन्वर्ट होते हैं,
फिर मेटल एलॉय में बनता है, एलॉय फिनिश्ड RDPM में जाता है। रेयर अर्थ क्या है कि एक ग्रुप ऑफ 17 मिनरल्स है, हार्ड टू एक्सट्रैक्ट इकोनॉमिकली एंड सस्टेनेबली। इस आर्टिकल का मेन कंक्लूजन क्या है कि चाइना ने जब से रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पे या तो एक्सपोर्ट कोटा हो या फिर उसको बैन लगाना, उसको यूज़ करना अपने जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक पर्पस के लिए एक्सपोर्ट अपने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट को यूज़ करना, तब से सारे कंट्री कंसर्न हो गया। खासकर इंडिया भी कंसर्न हो गया, अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहता है रेयर अर्थ प्रोडक्शन में, क्योंकि रेयर अर्थ का यूज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, एयरोस्पेस में, डिफेंस में, बैटरीज में, सोलर में यूज़ होता है। और चाइना का 90% कंट्रोल है, 90% प्रोसेसिंग पे और 70% प्रोडक्शन पे कंट्रोल है चाइना का। लेकिन चाइना का पास ग्लोबल रिजर्व का 30% ही है, लेकिन प्रोसेसिंग 90%, 70% प्रोडक्शन करता है रेयर अर्थ मैग्नेट्स का। इंडिया बन सकता है क्या? तो इंडिया रिसेंटली इंपोर्ट किया 53,000 मेट्रिक टन रेयर अर्थ मैग्नेट। इंडिया के पास 8% वर्ल्ड रिजर्व है। इंडिया के पास 8% वर्ल्ड रिजर्व है, 7th लार्जेस्ट इन द ग्लोबली, मेनली इन मोनोजाइट सैंड्स और अक्रॉस आंध्र प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। मोनोजाइट सैंड्स जो अक्रॉस आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला के पास जो मोनोजाइट सैंड्स हैं वहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्रेजेंट रिजर्व है। 8 इंडिया प्रोसेसेस लेस देन 1% ऑफ द ग्लोबल का 8% रिजर्व है, लेकिन प्रोसेस करता है 1%। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रही है। जैसे पहला स्कीम नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन 34,000 का स्कीम आया था 7 ईयर्स के लिए। उसमें क्या किया था कि प्रोसेसिंग को, जैसे कि एक्सप्लोरेशन, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स लाइक लिथियम, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ, इसको रिसाइकिल करने के लिए या सेल्फ रिलायंट होने के लिए, रेयर अर्थ मिनरल्स में से सेल्फ रिलायंट होने के लिए थ्रू प्रोसेसिंग, थ्रू एक्सप्लोरेशन के लिए ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन आया था। सेकेंड क्या है कि ये रिसेंटली अभी का जो एक स्कीम रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2 स्कीम है। इंटरनेशनल इंगेजमेंट में इंडियन गवर्नमेंट कर रही है अदर कंट्रीज़ के साथ, ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान। चैलेंजेस है टेक्नोलॉजिकल डेफिसिट, इन्वायरमेंटल कंसर्न, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। ये these आर चैलेंजेस इन द रेयर अर्थ सेल्फ रिलायंस। बट या विथ इन जेस्टेशन पीरियड काफ़ी ज़्यादा है, बट वी आर होपफुल दैट इंडिया कैन बिकम सेल्फ रिलायंट इन रेयर अर्थ प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हेरोन MK2 UAVs. This has been used during the Operation Sindoor, extensively used in Operation Sindoor. Now again, Indian Air Force has order for additional delivery under the emergency procurement. इंडिया जो हेरोन MK2 UAV है ये इजराइल का है, इजराइल मेड है। इसका यूज़ क्या है? इसका मेन यूज़ है सर्वेलेंस एंड रिकॉग्निशन, जिसका गवर्नमेंट आर्मी यूज़ करती है बॉर्डर मॉनिटरिंग के लिए, मैरीटाइम रिकॉग्निशन के लिए, टारगेट एक्विजिशन के लिए। इसका लिंक सैटेलाइट के साथ लिंक होता है और सर्वेलेंस में बहुत इंपॉर्टेंट और रिकॉग्नेंस के लिए भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस UAV मैन्युफैक्चर बाय इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। मीडियम एल्टीट्यूड पे है, लॉन्ग इंड्योरेंस, काफ़ी लंबे समय तक ये हवा में मीडियम एल्टीट्यूड पे रह सकता है। इसका मेन इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाया गया IAI। हेल्प्स इन लैंड सर्वेलेंस। कुछ पॉइंट इसका याद रखें, बस ये इतना ही याद रखना कि इजरायली ड्रोन है, सर्वेलेंस, रिकॉग्निजेंस, बॉर्डर मैनेजमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका। नेक्स्ट, बायोटेररिज्म ए सीरियस थ्रेट, वर्ल्ड नॉट रेडी। इसका इस आर्टिकल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है या कंक्लूजन क्या है कि इंडिया में 50 ईयर्स ऑफ बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 15th ईयर्स हो रहा है कन्वेंशन का, और इंडिया में उसका
कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें जयशंकर आवर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जयशंकर ने का स्पीच है कि वर्ल्ड इज़ नॉट एडुकेटली प्रिपेयर टू डील विद बायो टेररिज्म। अगर बायो टेररिज्म हो जाता है तो वर्ल्ड नॉट रेडी है, और स्पेशली ग्लोबल साउथ और रेडी नहीं है कि अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर इसका यूज कर लिया जाए, बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज कर ले टेररिज्म पर्पज़ के लिए, तो ग्लोबल साउथ में ज़्यादा ईजिली कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। बायो टेररिज्म क्या है कि बायो टेररिज्म में जैसे बायो रिमेडिएशन में बायोलॉजिकल रिसोर्स का यूज करके रिमेडिएट किया गया, मतलब वेस्ट को डिस्पोज किया गया, उसी तरह के बायो टेररिज्म में बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज करेगा, फंगाई, बैक्टीरिया, ये जो डिजीज़ काउजिंग होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको फैला देना टेररिस्ट के थ्रू। कैसे कोविड वायरस को बोला जाता है कि चाइना ने फैलाया, उसी तरीक़े से किसी वायरस को टेररिस्ट अगर फैला दें उसको किसी कंट्री में डिस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, तो उसको बायो टेररिज्म बोलते हैं। और ये जो कन्वेंशन है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, ये 1972 में ट्रीटी किया गया था, बैनिंग किया गया था डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉकपाइलिंग, एक्विजिशन एंड रिटेंशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन। ये फोर्स में आया था 1925 में। 1922 में कन्वेंशन आया हुआ था, लेकिन फोर्स हुआ था 1925 को। इंडिया इज ए मेंबर, यस इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। एंड अनलाइक द केमिकल वेपन कन्वेंशन, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन हैज़ नो वेरिफिकेशन रेजिम। ये बहुत यहाँ पर भी एडिटोरियल में बताया गया है, ये आर्टिकल में। नो कंप्लायंस सिस्टम, कोई कंप्लायंस सिस्टम नहीं है। नो परमानेंट टेक्निकल बॉडी, कोई परमानेंट टेक्निकल बॉडी नहीं है। नो मैकेनिज्म टू ट्रैक न्यू साइंटिफिक डेवलपमेंट, क्या न्यू साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही है उसको ट्रैक करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये चैलेंजेस है या फिर लिमिटेशंस है ये कन्वेंशन का, और इसके जो कि बायोलॉजिकल टेररिज्म में यूज किया जा सकता है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का। ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में हो रही है। इसका थीम क्या है, याद रखना। थीम है इस कन्वेंशन का स्ट्रेंथनिंग बायो सेफ्टी एंड बायो सिक्योरिटी फॉर ग्लोबल साउथ। दिस इज थीम, वन हेल्थ अप्रोच। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू, दिस इज जस्ट न्यूज इन ट्रांजिशन की लोकसभा पासेज मणिपुर जीएसटी बिल। अब मणिपुर जीएसटी बिल को लोकसभा पास क्यों किया, क्योंकि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल है। जब प्रेसिडेंट रूल है तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। सेकेंड न्यूज इन ट्रांजिशन है कि हमारा न्यू जो वाइस प्रेसिडेंट है राधा कृष्णन, वो अपना प्रिसाइड किए, पहली बार अपनी चेयर पे प्रिसाइड किए फर्स्ट सेशन, अपना उनका फर्स्ट सेशन है। हाँ, दिस न्यूज बिकम्स इम्पोर्टेंट। संचार साथी ऐप को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बोला है हर स्मार्ट मैन्युफैक्चरर को कि संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल किया जाए, और उस ऐप को फिर आप हटा भी नहीं सकते हैं, फंक्शनल उसको डिसेबल नहीं कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं संचार साथी ऐप को। ये इंपॉर्टेंट इसलिए आ जाता है, किसी हर मोबाइल में इंस्टॉल होगा। अब क्यों इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि इससे नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट, नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इससे क्या वेरीफाई किया जाएगा ऑथेंटिसिटी ऑफ IMEI यूज्ड इन द मोबाइल फ़ोन। IMEI क्या है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। हर मोबाइल सेट का अपना आइडेंटिटी होता है, 15 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। उसको वेरीफाई करने के लिए इस ऐप के थ्रू वेरीफाई होगा। अगर आप किसी का मोबाइल इंस्टॉल हो गया, चोरी हो गया, तो वो वेरीफाई हो जाएगा कहाँ पे वो सेट है। ये सेट के साथ लिंक्ड होता है ऑलरेडी। IMEI जो ये टाई टू द हैंडसेट हार्डवेयर है, उसको चेंज नहीं किया सकता है, चेंज करना इज इलीगल है। स्कूफिंग टेलीकॉम नेटवर्क इज इलीगल, टेम्पर करना या इसको स्कोप करना इज इलीगल। ये रिड्यूस मोबाइल थेफ्ट को रिड्यूस करेगा, फ्रॉड को रिड्यूस करेगा, साइबर क्राइम उस पर कंट्रोल होगा, कहाँ से फ़ोन आ रही है, साइबर स्कैम उस पर उसके लिए इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, बस कंसर्न यही है प्राइवेसी का। जस्ट one more point I am forgetting, okay, later on I will discuss. Next article is about this is the USA has planned a small nuclear reactor on the moon.
ये स्मॉल रिएक्टर मून पे यूएसए प्लान कर रहा है लूनर मिशन सरफेस पावर प्रोजेक्ट के तहत टू डिप्लॉय स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू परमानेंट न्यूक्लियर पावर सोर्स बियॉन्ड अर्थ ऑर्बिट। ये मून पे आप सोलर एनर्जी का अभी तक यूज़ किया जाता है, कभी कहीं कहीं जो स्पेस में जाती है सैटेलाइट्स या फिर स्पेस, बट द सोलर एनर्जी कंस्ट्रेंड बाय द 2 वीक लॉन्ग लूनर नाइट, लेकिन वो मून पे काम नहीं कर पाती क्योंकि मून पे 14 दिन तो सनलाइट रहता है, लेकिन 14 दिन बाद कंटिन्यू 14 डेज नाइट रहता है, उसमें आप सोलर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कंटिन्यूस मून पे कंटिन्यूस सस्टेनेंस बनाने के लिए या ह्यूमन प्रेजेंस बनाए रखने के लिए एनर्जी डिपेंडेंस में क्रिटिकल इनेबल होगा अगर एनर्जी का, उसके लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए कंट्री विचार कर रही है, खासकर यूएसए। एक यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था रेडियो एक्टिव थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर आरटीजी भी एक न्यूक्लियर टाइप का एनर्जी है। वोयागर स्पेस क्राफ्ट में इसको यूज किया गया था। ये क्या है कि जो रेडियो एक्टिव होते हैं आइसोटोप, ये हीट जो डिके ये दे कन्वर्ट हीट रिलीज बाय द स्लो डिके ऑफ प्लूटोनियम। जो रेडियो एक्टिव डिके होते हैं स्लो, उससे जो हीट रिलीज होता है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसका मात्रा बहुत कम होता है, एक फ्यू 100 वॉट में होता है, जो कि एक छोटा इंस्ट्रूमेंट के लिए सफिशिएंट होता है, लेकिन ह्यूमन हैबिटेशन के लिए काफ़ी नहीं है। तो इतना याद रखना है कि आरटीजी है क्या, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेशन। ये न्यूक्लियर जनरेटर नहीं है, ये जस्ट अपना एक खास तरह का एनर्जी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है रेडियो एक्टिव डिके के थ्रू। हाँ, आरटीजी इज नॉट अ न्यूक्लियर रिएक्टर, आरटीजी यूज रेडियो एक्टिव डिके नॉट फ्यूजन। आउटर स्पेस, हाँ एक और कंसर्न होता है कि आउटर स्पेस ट्रीटी जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करता है, नॉट अ न्यूक्लियर पावर को बैन नहीं करता है। लिमिटेड लाइबिलिटी कन्वेंशन पे कंसर्न है कि वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट इन स्पेस क्या हो गया अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया तो। आर्टिकल में बोला गया आउटर स्पेस ट्रीटी फॉरबिड्स कंट्रीज फ्रॉम प्लेसिंग वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन अर्थ ऑर्बिट, इट्स साइलेंट ऑफ द न्यूक्लियर प्रोपल्सन इन पीसफुल पर्पस। पीसफुल पर्पस के लिए करने के लिए कोई ओके, this will be enough, 2 to 3 points from today, it's sufficient.